के रोमांस में नहीं होता। उनका सच खेतों की छाती में दफ्न रहता है। सच हमेशा धरती का हरा भरा होना नहीं होता। ठोठ उसका कहीं किसी कोने में तड़पता रहता है। बादल का सच हमेशा पेड़ कहाँ होता है। सच हमेशा सच जैसा कहाँ होता है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मशहूर रंगकर्मी, संस्कृतिकर्मी और कवि, डायरी लेखिका और एक संपूर्ण रचनाकार उमा झुंझुनवाला जी। उमा झुंझुनवाला जी जो हैं वो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एमए और बीएड किया है और नाट्य क्षेत्र में लगभग 1984 से ये सक्रिय हैं और इनको संस्कृति मंत्रालय द्वारा जूनियर फेलोशिप मिला। उस पर उन्होंने काम किया तथा प्रस्तुतियां की और अब तक ये 38 कहानियों, 30 नाटकों का निर्देशन ये कर चुकी हैं। 45 से ज्यादा नाटकों में अभिनय किया है इन्होंने। ये एक थिएटर भी चलाती हैं, उसके बारे में उमा जी बताएंगी। ये प्रशिक्षक हैं अभिनय कला की। कहानी व कविता का अभिनयात्मक पाठ सिखाती हैं और खुद करती भी हैं। और मैंने देखा कि इनके जो थिएटर ग्रुप है इनका, उसमें बच्चे भी बड़े शानदार तरीके से कविताएं पढ़ते हैं। मुझे तो लग रहा है कि हालांकि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एडमिशन ले ही लूँ, मैं भी कुछ सीख। आपका स्वागत है। हमारे संस्था में हर उम्र के लोग हैं। आपको आपकी उम्र के कई अच्छे साथी मिलेंगे। और वर्कशॉप्स आयोजित करती हैं, रंगमंची वर्कशॉप। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है। जो है लेखन में कविताएं लिखती हैं। कविता इनका संग्रह भी आ चुका है। ये डायरी लिखती हैं और डायरी का भी एक किए हुए किताब आ चुकी है। और इन्होंने नाटक लिखा है पूर्णांग नाटक, मतलब जो नाटक जिसको बोलते हैं जी, है ना। एक तो एकांकी होता है जो छोटा सा होता है, एक पूर्णांग। जी। रेंगती परछाइयां ऑथर प्रेस से ये प्रकाशित है। हजारों ख्वाहिशें ये लोकोदय से शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। चौखट, लम्हों की मुलाकात, भीगी औरतें। बच्चों के लिए इन्होंने एकांकी लिखे हैं, राजकुमारी और मेढक, हमारे हिस्से की धूप कहाँ है, धरती, जलवायु, शैतान का खेल, आग अब भी जल रही है, जाने कहाँ मंजिल मिल जाए, बुरे बुरे ख्वाब, शपथ। डायरी लेखन जो इनकी किताब आई है, वो एक औरत की डायरी, वो एपीएन प्रकाशन से आई है। काव्य संग्रह इनका जो है वो मैं और मेरा मन, ये अभी प्रकाशित शायद नहीं हुआ है। प्रकाशक मिल जाए तो शीघ्र प्रकाशित हो जाएगी। मैंने अभी तक किसी प्रकाशक ने न तो मुझसे संपर्क किया और ना मैंने किया। मैं तो इंतजार में हूँ कि शायद कोई प्रकाशक मिल जाए मुझे। इन्होंने अनुवाद बहुत सारे किए हैं। यादों के बुझे हुए सवेरे, ये इसके बारे में थोड़ा बातचीत हम लोग बाद में करेंगे। इस्माइल चुनारा, राजकमल प्रकाशन से है। आबनूसी ख्याल, ये एन रशीद खान का है, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। और लैला मजनू
ये दृश्यांतर नई दिल्ली। जी। फिर अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने किया है एक टूटी हुई कुर्सी एवं अन्य कहानियां, ये आर्थर प्रेस से प्रकाशित हुआ है। जी। ये जो टूटी हुई कुर्सी एवं अन्य नाटक हैं, ये इस्माइल चुनारा के आफ्टरनून एंड ब्रोकन चेयर इसमें का है। जी। 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 खोखा राहुल वर्मा के अंग्रेजी नाटक का इन्होंने अनुवाद किया है। बलकान की औरतें जुलियस तास्का के। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है। बांग्ला तो साहित्य तो वैसे भी काफी रिच है और अच्छा किया इन्होंने कि बांग्ला से इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन, जैसे मुक्तधारा, ये टैगोर का इन्होंने किया। उर्दू में कि साहित्य अकादमी से ये प्रकाशित भी हुआ है। हिंदी में अनुवाद उमा और उर्दू में लिप्यांतर अजहर भाई ने किया है। जी। 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 विभाजन अभिजीत कार गुप्ता ने गोत्रहीन रुद्र प्रकाश सेन गुप्ता ने किया है। अलका मनोज मित्र का है। मीर जाफर हाँ। नाटक देंगी परछाइयों का के 3 एपिसोड में इन्होंने रेडियो से 2 बार इसका प्रसारण हुआ है। और नाटक हजार ख्वाहिशों का भी रेडियो से प्रसारण हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय झांसी के लिए स्क्रिप्टिंग और प्रकाश व्यवस्था, मतलब जो स्टेज, मतलब प्रोसीनी में जो प्रकाश व्यवस्था होती है, जी, वही होगा। वहाँ पे कई मोरल्स हैं और उसको, उसकी लाइट की डिजाइन और उसकी स्क्रिप्टिंग की थी, और स्क्रिप्टिंग करके हमारे ये आर्टिस्टों के द्वारा उसकी पूरी डायलॉग डिलीवरी स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग करवाई, जो वहां पर चली थी। ओके। बांग्ला डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। ये अभी इस पर बात खत्म करेंगे जी। फिर ऐसी कोई पत्रिका ऐसी बची नहीं होगी जिस पर उन्होंने कविताएं, कहानी जिन और इनका रंगमंच पर आलेख प्रकाशित ना हुआ हो। और इनको कई सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर द्वारा इनको नहीं, जिसको कहेंगे नहीं मिला है मुझे, सबका इसने ही मिला है। इसको सम्मान कह दीजिए, ये इसने सम्मान ही है। सम्मान है जी जी। हाँ, तो स्नेह से ही सम्मान मिलता है, और जहाँ स्नेह नहीं वहाँ सम्मान की क्या कीमत है बताइए जी। फिर शिरोमणि सम्मान, भारतीय भाषा परिषद द्वारा अन्य सम्मान 2018 में गुंजन कला सदन वो विवेचना जी। और उसके बाद से महेश्वरी सम्मान, भारतीय संस्कृति संसद द्वारा कला सम्मान, और आकृति बीकानेरी संस्था द्वारा नाट्य अलंकरण सम्मान जी। काफी रिच प्रोफाइल है, और उस प्रोफाइल को देखते हुए मैं तो नतमस्तक हूँ आपके सामने जी। नहीं, और यात्रा तो शुरू है और काफी दूर तक है। नहीं, और तो उमा जी थोड़ा बातचीत करते हैं पहले जी। इतना तो मेरे पास है और मैंने बता दिया है लोगों को। अचानक जैसे ये बताइए कि आप रंगमंच की तरफ कैसे अचानक आपका जुड़ाव हो गया? रंगमंच की तरफ क्यों जुड़ाव हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं विद्यार्थी थी तो मेरी पुलिस बनने की इच्छा थी। मैं सपने देखती थी कि मैं पुलिस अधिकारी, मैं बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनूंगी। अच्छा हुआ, फिर वो इच्छा धीरे धीरे तब्दील हुई। फिर इच्छा हुई कि मैं वकील बनूं। वकीलों को देखती थी तो लगता था कि अरे वकील क्या से क्या कर सकते हैं। फिर पत्रकार बनने की इच्छा हुई और मैंने पत्रकारिता कई महीनों तक की, साल नहीं महीनों तक की। फिर लगा कि नहीं, इसमें भी कुछ रोमांच नहीं मिल रहा है। तो अचानक, अच्छा ये शायद भीतरी
कुछ भीतरी ही खिंचाव था मंच की ओर। और मुझे एक छोटी सी घटना याद है कि बहुत छोटी थी मैं, तो चूंकि घर में पूजा पाठ का बहुत गहरा माहौल है, तो पंडित जी आए हुए थे घर में, तो ऐसे ही हाथ देखकर मेरी दादी से कहा कि ये लड़की तो मंच पर जाएगी। अब मेरी दादी आ गई बड़े तनाव में कि ये क्या, हमारे घर की लड़की मंच पे जाएगी, नाच गाना करेगी, ये तो इज्जत का बारह बजाएगी। अब मुझे ना नृत्य का बड़ा शौक था, तो अब जब मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे कथक सीखना है, तो एकदम रोक लग गई कि नहीं, हमारे घराने की लड़कियां, हमारे मतलब की मारवाड़ी घराने की लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। गाने का बड़ा शौक था, वो भी नहीं सीखने मिला। तो 84 में जब मैं स्कूल में थी, उनका स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम था और एक नाटक तैयार होना था। तो स्कूल में एक सर्कुलर आया कि जो जो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी तकदीर का दरवाजा वहीं से खुला। घर वालों ने, अच्छा घर में क्या कि दादी और दादाजी की ही मर्जी चल रही थी, तो स्कूल का है प्रोग्राम, अच्छा स्कूल के लोग हैं, मारवाड़ियों का स्कूल है, मारवाड़ी लोग ही होंगे देखने वाले करने वाले, तो परमिशन मिल गई। अब वहीं से मेरी किस्मत का दरवाजा खुला और मैंने जब गोपाल कलवानी, जो अब सशरीर तो अब जीवित नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से मेरे जीवन की जो राह है ना, वो एकदम बदल गई। और मुझे उसमें एक छोटी सी भूमिका मिली थी, लेकिन उस छोटी सी भूमिका में भी बहुत खुश हुई थी। और आज तक उसमें जिन लोगों ने काम किया था, वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत खुश होते हैं मुझे इस जगह देखकर। वो फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। वो सारे कलाकार जिन्होंने इसमें काम किया था, वो आज वो अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हैं। रंगमंच में कोई नहीं है, रंगमंच में सिर्फ मैं निकल कर आई, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। तो इस तरीके से वो अंदर का जो एक, अंदर में जो मेरा एक कलाकार था जो बेचैन था मंच पर आने के लिए, तो शुरुआत तो 84 में हुई। उसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया, तो कॉलेज में संस्कृति विभाग से जुड़ने पर बहुत सारे नाटकों को ही मैं खेलती चली गई कॉलेज लेवल पर। और 89 में हमारे कलकत्ता शहर के हैं श्री महेश जायसवाल, तो वहां पर आरंभ नाम की उस वक्त संस्था हुआ करती थी और उन्होंने एक हफ्ते का नाट्य उत्सव का आयोजन किया था। तो महेश जी के निर्देशन में नाटक होना था, सफदर हाशमी का नाटक था, अपहरण भाईचारे का। तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्हें मेरा अभिनय इतना अच्छा लग रहा था, उन्होंने नाटक का जो थीम कैरेक्टर था भाईचारा, उसको बदलकर कौमी एकता कर दिया और मुझे वो किरदार दे दिया कि नहीं, ये तो उमा ही करेगी। तो दूसरे निर्देशक के रूप में महेश जायसवाल जी आए मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे और पुख्ता एक राह दे दी कि उमा तुम रंगमंच के लिए बनी हो। और ये 89 की बात हुई। फिर 90 में यूनिवर्सिटी चले गए, अजहर से मुलाकात हुई। अजहर भी थिएटर के शौकीन थे, मैं भी थिएटर की शौकीन थी, और चूंकि वो उर्दू विभाग से थे, मैं हिंदी विभाग से थी, तो हमने यूनिवर्सिटी के लिए नाटक खेलना साथ में शुरू किया। 92 तक आते आते मैं लगा कि नहीं, हम दोनों के लिए नाटक रंगमंच का एक क्षेत्र है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बंगला भाषियों के साथ इतना मेलजोल हुआ और वो बंगला संस्कृति हमारे अंदर जाने लगी। और इन बंगला भाषियों के संपर्क में आने के बाद हमें समझ में आया कि रंगमंच क्या होता है दरअसल। तो फिर 94 में मैंने और अजहर ने मिलकर लिटिल थिएस्पियन की स्थापना की, जिसे आज अब 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारी संस्था को। तब से मैं और अजहर लगातार हम रंगमंच में हैं और बस कर रहे, क्योंकि रंगमंच के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अजहर तो कॉलेज में प्राध्यापक भी हैं, प्रोफेसर हैं, मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी और 2004 में मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल फिर हमारी चूंकि 1999 में शादी हो गई, 2001 में गुंजन पैदा हुई। 2004 तक आते आते मुझे लगा कि मैं गुंजन को संभालना है, थिएटर करना है, स्कूल संभालना है,
और अजहर की जो अपॉइंटमेंट है कॉलेज की वो सीधे दार्जिलिंग में हो गई थी। तो अंदर का मन ना आत्मा तड़प रही थी कि मैं थिएटर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर अजहर से बात करके कि अजहर मैं नौकरी करूं या नाटक करूं। अब बच्चा तो मेरी पहली प्रायोरिटी में है, बच्चे की देखभाल में तो हम नहीं कटौती कर सकते। तो दूसरी प्रायोरिटी में अब क्या करना है, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, मैं अब नौकरी नहीं कर सकती, मुझे थिएटर ही करते रहना है। अजहर ने कहा मम्मा ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हें जो सही लगे तुम्हें वही करना है। और फिर 2000 में मैंने नौकरी छोड़ी और क्योंकि रंगमंच में जो मेरी आत्मा है ना वो कहीं और टिक ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये शायद पैदाइशी मेरे अंदर रंगमंच और अभिनय जो है ये पैदाइशी था। थिएटर के ऊपर बात करने से पहले एक सवाल मतलब एक व्यक्तिगत सवाल, वो जो ज्योतिषी ने आपका हाथ देके कहा था कि जो मंच पर ये लड़की जाएगी जी, तो उसने ये नहीं बताया कि ये अजहर नाम के किसी आदमी से शादी भी करेगी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन घर वाले चिंतित बहुत रहते थे, नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा पढ़ूं, कॉलेज जाऊंगी तो कॉलेज की हवा लग जाएगी। तो लेकिन फिर कॉलेज भी गई, पढ़ाई की, एमए किया, बीएड किया। और जब ये मामला आया तो मैंने घर वालों से कहा कि आप तो हमेशा कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर हो जाते हैं, भगवान पहले ही रिश्ता तय कर देता है, तो इसका मतलब भगवान ने ही तय किया है, भगवान को के फैसले को आप कैसे बदलेंगे। तो उनके पास फिर कोई जवाब नहीं था, उन्हें लगा कि ये फैसला तो ऊपर वाले ने किया है, इसे हमें नहीं बदलना है, हमारी बेटी की खुशी इसमें शामिल है। और मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ अपने परिवार पर और अजहर के परिवार पर कि हमारे सामने आज तक कोई दुश्वारी नहीं आई और दोनों परिवार हमें इतना साथ देते, इतना प्यार करते। मेरी माँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी भाभियाँ, या हमारा पूरा समाज, जैसे पूरा मारवाड़ी समाज मुझे इतना मान सम्मान देता है। एक बार भी उनके दिल में ये प्रश्न नहीं आता, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने अपने घर वालों से ये बात कही थी कि आपको अगर लगता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो सारी दुनिया कहेगी मैंने गलत काम किया, और आपको लगता है कि नहीं मेरी बेटी गलत काम नहीं कर सकती, हमारे संस्कार गलत नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कार तो दूध में मिला है, पानी में घोलकर आपने नहीं पिलाया है ना। तो ये बातें उन्हें समझ में आई, क्योंकि जो उन्होंने मुझे सिखाया वही बातें मैंने उनके समक्ष रखी वापस। तो उन्हें लगा कि नहीं, जो हमने सिखाया हमारी बेटी उसी राह पर है, और अपनी पसंद के लड़के का चुनाव करना ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सिवाय सिर्फ एक मुस्लिम होने की उस लड़के में कहीं और कोई कमी नहीं है। और मुस्लिम होना कमी नहीं है, वो एक दूसरी जाति है या धर्म का है, ये कोई कमी नहीं है। ये बात उन्हें समझ में आई और बड़ी धूमधाम से हमारे घर वालों ने मिलकर हमारी शादी की। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने घर में संघर्ष को जीत लेते हैं तो जिंदगी का आधा संघर्ष हम ऐसे ही जीत लेते हैं। पहला संघर्ष तो घर से ही जीतना पड़ता है ना, बेसिकली। जी जी जी, बात तो समाज का नंबर आता है। इसका एक कारण और भी हो सकता है कि देखिए, सवाल सिर्फ मारवाड़ी समाज या मुस्लिम समाज का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता की मिट्टी में एक बौद्धिकता कुछ ज्यादा है। एकदम सही है, एकदम सही है, आपका एकदम कहना सही है। बहुत सारे लेकिन जी 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 कहें। मैं एक्चुअली बहुत सारे बंगाली परिवार के बहुत करीब रहा हूँ, और मुझे आज तक कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिसके अंदर संगीत का, रविंद्र संगीत का, जिसको अगर मैं कहूँ कि नजरुल इस्लाम मेरी जो सहायिका आती है, मेरे घर में जो सहायिका आती है मेरे घर का काम करने, मेरा बेटा टैगोर के गीत को गा रहा था, उसने साथ कहा अरे तुम्हें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के गाते हो बेटा, तो खूब भालो गा, तुम तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को गा रहे हो। पता है आपको कि बंगाली समाज में ना, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, रिक्शा वाला हो, दरबान हो, कोई भी हो, वो अपने साहित्य और अपने कल्चर को लेकर इतने समृद्ध होते हैं। हमारे हिंदी क्षेत्र में इस चीज की कमी आपको मिलेगी। जल्दी से निराला प्रेमचंद को पहचानने वाले हमारे शायद घर के लोग न मिले, लेकिन बंगला समाज तो
एकदम अलग है, इससे भिन्न है। और मुझे गर्व है कि मैं बंगाल की मिट्टी में मेरी पैदाइश हुई है और मरना भी इसी मिट्टी में है। ये बंगाली समाज अद्भुत समाज है, अद्भुत समाज है। क्योंकि मैंने भी जब अपना शुरू किया, मतलब एक तरह से लेखन में, और मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा जब नाटकों की तरफ हुआ, तो हिंदी में मुझे उस तरह का माहौल नहीं मिला। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए, और इस मंच से तो कहते हुए और भी खुशी हो रही है। वहाँ पर एक दुर्गा बाड़ी करके एक संस्था हुआ करती थी। दुर्गा बाड़ी जो वो दशहरे के समय वो लोग नाटक करते थे, और You will surprise to know कि जल्दी ही उन्होंने मुझे अपना कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। हालांकि मुझे बांग्ला नहीं, लेकिन मैं समझ जाता था वो लोग क्या बात कर रहे हैं, और बांग्ला में कुछ कहा तो मैं समझ, जैसे वो आपकी काम करने वाली ने जिस तरह कहा, तो वो तो मैं समझ जाऊंगा। जी जी जी। और ये है मतलब ये उनकी चेतना। जानकर अच्छा लग रहा है कि आपका संबंध कलकत्ता से रहा है। मैं कह रही, जानकर अच्छा लगा कि आपका संबंध कलकत्ता से है। नहीं, बांग्ला साहित्य मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। बांग्ला साहित्य में शरद चंद्र से लेकर के और बहुत सारे लोगों को, मतलब अगर चिलिन गंगोपाध्याय और मतलब आप लेटेस्ट तक अगर कहें तो मैं पढ़ता रहा। हालांकि अनुवाद मैंने पढ़े हैं उनके। जी 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 जी। लेकिन ये है कि आई सैल्यूट देम कि मतलब उनके लेखकों की भी वहाँ बहुत इज्जत होती है। दरअसल हिंदी समाज में इतनी इज्जत होती नहीं, जैसे आपने ठीक ही कहा, मुक्तिबोध को, निराला को, प्रेमचंद को, वही 4 कहानियां जो कोर्स में पढ़ा दिया जाता है, बस। जी 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 जी, बस उतने ही तक महदूद रह जाते हैं। जी एकदम एकदम। और बांग्ला आप देखेंगे कि जो भी क्रांति, यानी किसी भी विषय को लेके क्रांति का पहला जन्म, यानी जो उसका बीजारोपण है, वो बंगाल में ही होता है। बंगाल की मिट्टी में ही क्रांति है, चाहे वो साहित्य को लेकर हो, या संस्कृति को लेकर हो, या राजनीति को लेकर हो। यहाँ की मिट्टी में उबाल है। हाँ, ये बात तो है। और तो ये बढ़िया है। ये बताइए कि जो आपने थिएटर ग्रुप अपना स्थापित किया ये बच्चों के लिए, तो जैसे बच्चों को तो ट्रेन करना है। ये हमारे इसमें बच्चे नहीं, हर उम्र के। ये हमारी प्रोफेशनल नाट्य संस्था है, और हम सारे नाटक करते हैं। बच्चों की नाटक, यानी जो चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं, एकदम छोटे बच्चों के नाटक, वो एक अलग विंग है, वो भी हम करते हैं साल में एक नाटक बच्चों के लिए। नहीं तो अपने यहाँ सारे ज्यादातर नाटकों का निर्देशन अजहर का ही रहता है। आप देखिए, हमने शुतुरमुर्ग, गैंडा गैंडा, यानी जो यूजीन एनेस्को का है, द रेनासारेंस, जिसका अनुवाद और निर्देशन अजहर ने किया। तो तमाम सारे जितने भी प्रसिद्ध नाटक है हमने खेले हैं लगातार, उसके शोज होते हैं। और हमारी संस्था में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर उम्र के कलाकार हैं, हर उम्र के। तो नाम उसका, लेकिन वो जो है वो लिटिल थेस्पियन, हमने लिटिल थेस्पियन रखने के पीछे हमारा खासतौर से अजहर की जो धारणा थी कि अगर मन में एक भाव रहता है, थेस्पियन माने कलाकार, लिटिल माने छोटा, तो हम हमेशा छोटे में ही हैं, काम बड़े बड़े करते हैं। लेकिन हम अभी छोटे हैं, अभी हम बड़े नहीं हुए हैं। और ये जो एहसास है ना, ये जो भावना है, जबकि हमारे कलकत्ता में ये अंग्रेजी के बहुत बड़े क्रिटिक है प्रोफेसर आनंद लाल, फिर अंशुमान भौमिक, ये हमेशा कहते हैं कि उमा जी आप नाम चेंज कीजिए, अब आप लोग लिटिल नहीं रहे अब आप लोग भी हो गए। तो हम कहते हैं कि लेकिन हमें ये शब्द हमेशा याद दिलाता रहता है कि हम अपनी जमीन पर हमारे पांव टिके रहें। और चूंकि हमारे में हिंदी और उर्दू भाषा भाषी है, अजहर और मैं दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों समाज जुड़े हुए हैं। तो हमने दरअसल नाम भी इसीलिए हमें अंग्रेजी का इसलिए भी रखना पड़ा कि वो थोड़ी सी भावना नहीं आ जाए, दोनों भाषा समाजों में कहीं कोई कैसी बात नहीं आ जाए। तो हमने बीच का रास्ता इख्तियार किया और अपने आप को छोटा ही रखा हमेशा।
ये बताइए कि बंगाल में मतलब जो है वो एक जमाने में और शायद अभी भी थिएटर यानी बादल सरकार का बहुत नाम अब भी है, वो तो नाम कभी खत्म हो नहीं सकता। वो है तो और उनका जो नाटक का जो उनका प्रेजेंटेशन था वो भी डिफरेंट हुआ करता था। जी। और तो इस पर आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि हाउ ही वाज डिफरेंट देन अदर थिएटर। बादल दा का थिएटर तो थर्ड थिएटर था। हम कई बार उनके दर्शक के रूप में हम साक्षी रहे हैं। यहाँ पे कजन पार्क है कलकत्ता में, डलहौजी में, और वो खुले मैदान में उनका हर शाम शो होता था। शो खत्म होने के बाद कलाकार गमछा लेकर, जो भी ऑडियंस खड़ी होती थी, कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, जो जितना देता था, और उस पैसे से फिर वो अगली प्रस्तुति या फिर वो जो भी खर्चा है वो उस तरह से होता था। बादल दा प्रोसिनियम थिएटर में कभी नहीं गए, लेकिन जबकि उन्होंने जो इतने बेहतरीन नाटक लिखे वो सारे प्रोसिनियम के लिए, आप 30वीं शताब्दी देख लीजिए, आप पगला घोड़ा देख लीजिए, उनके नाटक महान नाटक। और उन्होंने खुद सारी जिंदगी किया थर्ड थिएटर यानी खुले आंगन में, खुले। लेकिन हमने जब थिएटर किया, हमारी शुरुआत भी नुक्कड़ नाटकों से हुई। हमने बहुत नुक्कड़ नाटक खेले, हजारों शो किए हैं, एक दिन में 10 शो किया है हमने। धीरे मतलब कि आप देखिए 1990 से लेके 94, 4 साल, 94 भी नहीं कहेंगे बल्कि 96 तक हमने नुक्कड़ नाटक बेहिसाब नुक्कड़ नाटक किए 6 सालों तक, जब मैं और अजहर हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद 4 सालों के बाद 94 में हमें लगा कि हमारे पास अपना एक ऐसा ग्रुप, हमारे नाट्य संस्था हो, क्योंकि कलकत्ता में आप देखेंगे हिंदी की नाट्य संस्थाएं, कलकत्ते में अगर आप कुल नाट्य संस्थाओं बंगाल में देखेंगे तो 4000 से ज्यादा ग्रुप है, नाट्य संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन हिंदी के आप जब नाम लेंगे तो 2-3 संस्थाओं के अलावा चौथी संस्था का नाम आपको नहीं मिलेगा जो लगातार थिएटर कर रहे हैं। और इन दिनों हाल फिलहाल शायद ही कोई और नाम सुनने में आए, कोई तीसरा चौथा नाम सुनने में आए। यहाँ पे हिंदी में नाट्य संस्थाएं नहीं बना पाई, जबकि बंगला में तो शायद रिवाज है, एक ग्रुप से 4 ग्रुप बन जाते हैं। वहां पे आर्टिस्ट टूटते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, वहां से टूटते हैं और अपना ग्रुप बना लेते हैं। हिंदी में दरअसल नाट्य संस्था नहीं होने की जो सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ पे कोई नाट्य विद्यालय नहीं है जहां पर आर्टिस्टों को ट्रेनिंग दी जाए। हिंदी में, बंगला में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन हिंदी में एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां पर, क्योंकि देखिए अभिनय का जो कीड़ा है ना, वो हर 100 में से 10 लोगों के अंदर कुल बुलाता है जो सिर्फ अभिनय करना चाहता है। अब वो 10 लोग कहाँ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है। तब हमें लगा कि हमें अपनी एक नाट्य संस्था बनानी चाहिए और हिंदी के लिए हमें काम करना चाहिए। और हमने 94 में संस्था बनाई। कुछ दिनों तक हम नुक्कड़ नाटक करते रहे, छोटे नाटक करते रहे, एकांकी करते रहे, क्योंकि बड़े नाटक की समझ भी धीरे धीरे होती है। और 99 के आप देखेंगे 98 तक हमने छोटे नाटकों को ज्यादा किया, नुक्कड़ नाटकों के साथ साथ छोटे नाटक। और बहुत सारी परेशानी थी, क्योंकि एक नाटक करना हंसी खेल नहीं है, फंडिंग चाहिए, फंड कहाँ से आएगा। तो सारी चीजें ना हम हाथ से ही सिलाई करते थे, या अगर उसके लिए कुछ बनाना है प्रॉप्स वगैरह तो हाथ से बनाते थे। और कभी किसी से 2, 4, 5 हजार रुपए मिल जाते थे, ऑडिटोरियम बुक करके हम शो करते थे, इस तरह से करते थे। 99 में पहली बार हमने, क्योंकि फुल मंच पे नाटक करने का जज्बा हमारे अंदर हमेशा से था, और बंगाल में नाटक तो हर शाम देखने मिलता है। आप यहाँ पे रविंद्र सदन इलाका है जहाँ पे 3 ऑडिटोरियम है, फिर उसके अलावा हमारे शहर में 8 ऑडिटोरियम है। हर जगह हर शाम 6:30 बजे नाटक का शो होता है, हर शाम नियम से बंगला के शो होते हैं। तो नाटक देखने की हमारे पास सहूलियत बहुत थी, हम बहुत मंच में नाटक देखते थे। तो देखने से हमारे अंदर ना वो जज्बे को मजबूती मिलती गई। फिर
फिर नाट्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से हमारा परिचय होना शुरू हुआ। अरुण मुखर्जी दा हैं, रुद्र दा हैं, इन सबके साथ हमारे संपर्क बनने लगे। तो हमारे मन में यही मजबूती आती गई कि हमें प्रोसिनियम थिएटर करना है। हम नुक्कड़ नाटक करते रहेंगे लेकिन हमें प्रोसिनियम थिएटर ही करना है। और उसके बाद हमारी जद्दोजहद शुरू हुई। हम लोगों से पैसे मांग मांग के इकट्ठा करते थे। हम ना आपस आर्टिस्टों में ना एक रुपए इकट्ठा करते थे। हर रोज 1 रुपया हर आर्टिस्ट देगा। यानी अब 20 आर्टिस्ट हर रोज 1 रुपया हर कोई दे रहा है, 25 रुपए रोज के इकट्ठे होते हैं। इस तरह से हमने शुरुआत की, इस तरह से हमने काम किया। होते होते फिर थोड़े से ज्यादा पैसे इकट्ठे शुरू हुए। फिर हम ना नुक्कड़ नाटक करते थे। हम भी डब्बा लेके कॉलेज स्ट्रीट में दुकानों में घूमते थे। दुकान, वहां पे किताबों की दुकानें। अच्छा, बंगाली नाटक को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, नाटक के जुड़ने टाका, ओके, नाटक के लिए पैसा चाहिए, डब्बे में हर कोई कुछ ना कुछ पैसे डाल देता था। कॉलेज स्ट्रीट बहुत बड़ा इलाका है किताबों की, तो हम इस तरह से पैसा इकट्ठा करके नाटक करने लगे। फिर हम नाटकों में प्रतियोगिता में जाने लगे और वहां से हम, अच्छा, जिस प्रतियोगिता में हम गए वहां पर हम ही जीत कर आएंगे, ये तो कलकत्ता में तय हो गया था। तो प्रतियोगिताओं से हम पैसे हमें मिलने लगे। हम वो पैसा जमा करने लगे। करते 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 4 सालों के अंदर हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा, पैसे भी बढ़ने लगे। और फिर पहली बार 99 में तपस्सेन, इतना बड़ा नाम, वो हमारे नाटकों में लाइट डिजाइन करे, ये हमारा सपना था। तो हमने बलवंत गार्गी का नाटक लोहार किया था। 1 अगस्त को उसका पहला शो था, 1 अगस्त 1999। इस बीच में एक बात और हुई। अभी आपने जब अनुवाद की बात बता रहे थे तो आप मुझसे ख्याल एन रशीद साहब का जो लिखा हुआ नाटक है, तो उनका फोन आया। 99 की जनवरी की बात है। उनका फोन नहीं, मार्च अप्रैल की बात है। उनका फोन आया क्योंकि 99 में हमारी शादी हुई थी 5 फरवरी को, और अप्रैल में उनका फोन आया हमारे यहाँ कि उमा जी, आपका नंबर प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब से मिला है, आप और अजहर दोनों मिलकर मेरी किताब का अनुवाद कर दीजिए। कविताओं की किताब है, अजहर उर्दू के हैं, आप हिंदी के, तो आप लोग की जोड़ी बड़ी अच्छी है, आप लोग बहुत काम कर सकते हैं। तो हमें उनसे पैसे मिलने थे उस अनुवाद के लिए। उस 99 में 25,000 रुपए मिलना था हमें। हम खुश हो गए। अच्छा, और एन रशीद साहब उस समय यहाँ पे डीजी थे, डीजी ऑफ ट्रैफिक पुलिस थे। तो पुलिस पैसे देगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमें उस अनुवाद के लिए 25,000 रुपए मिलने थे। और फिर हमने अनुवाद का काम शुरू किया, उनके यहाँ आना जाना शुरू किया। जब उनकी गाड़ी पहली बार हमारे घर आई ना, तो मोहल्ले वालों को लगा अरे पुलिस की गाड़ी इनके घर आई, क्या गड़बड़ हो गई। और जब हम उनके यहाँ गए, फिर उसके बाद तो खैर वो बहुत मानने लगे। वो कहते कि ये मारवाड़ी लड़की हमारे बिहारी छोरी को उठाकर ले गई, वो मजाक में कहते थे। तो जब वो हमें नाटक के बारे में जब उन्होंने सुना कि हम लोहार नाटक कर रहे हैं, और वो उन्हें उनके एक फिल्म के लिए, संगीत के लिए अवार्ड भी मिल चुका था, नेशनल अवार्ड मिल चुका था एन रशीद साहब को। तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाटक पे मैं म्यूजिक दूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, और 2 शो तुम्हारे लिए लाइव करूंगा। और इस नाटक में एन रशीद साहब ने लाइव म्यूजिक दिया, और तो हमारी किस्मत वहीं से खुल गई, अप्रैल से। और फिर जब हमने संपर्क किया तपस दा से, दादा आप, हम लोग बहुत छोटे, बहुत बच्चे हैं, बस बड़ी तमन्ना है कि, बस ऐसे ही करके कहा, हम बच्चे हैं लेकिन तमन्ना है। उन्होंने बड़े प्यार से सर पे हाथ रखा और कहा कि ठीक है, करूंगा मैं। और उन्होंने लाइट डिजाइन किया। वो नाटक हमारा आज तक चल रहा है, वो सुपर डुपर हिट रहा है हमारा नाटक। हमारे 2 शो तो उन्होंने लाइव दिए, और उसके बाद उसकी म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी उन्होंने ही करवाई अपने पैसे से। तो 99 से लिटिल थिंग्स की किस्मत खुली। सारे लोगों का साथ, बंगाल में लोगों ने इतना साथ दिया कि लगा कि हाँ, हमारा काम बहुत ऊपर तक जाएगा। और उसके बाद फिर तो कई नाटक हम उठाते चले गए, लोगों का साथ मिलता चला गया। 2001 में हमारी अपनी रेपेट्री बन गई। रेपेट्री बनने से हमें और मजबूती आई। फिर सरकार की तरफ से भी हमें आर्थिक सहयोग मिलने लगा, और कारवां हमारा बढ़ता चला गया। फिर रुका नहीं, फिर वो पीछे देखा नहीं।
और शायद मैं और अजहर 2 जन मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसा लोगों का भी मानना है और मेरा तो खैर मानना है कि हमारी मजबूती डबल हो गई। और नाटक को लेकर हम दोनों में आज तक कहीं कोई द्वंद्व नहीं हुआ, ऐसी कोई ऐसा एक बार भी एक क्षण के लिए भी विषाद मन में नहीं उत्पन्न हुआ कि ये मैं क्यों करूं और ये वो क्यों करे। इतना अच्छा तालमेल हम दोनों के बीच में है, तो इसके लिए हमारा आज 26 साल की यात्रा बड़ी सुगमता तो किसी भी काम में नहीं होती। आपको तो लड़ना, संघर्ष तो रहता ही है, लेकिन संघर्ष को जब सही दिशा मिल जाती है और लोगों का साथ मिलने लगता है ना, तो उस संघर्ष में ना आनंद की उत्पत्ति होने लगती है और हमें आनंद मिलने लगा। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सुन करके। और अपना रास्ता आपने खुद बनाया, ये एक बड़ी बात है। जी, नुक्कड़ नाटक से लेकर यहाँ तक पहुंची। आप इतने दिनों से नाटक कर रही हैं, इतने सालों से नाटक कर रही हैं, ये बताइए कि हिंदी थिएटर को अगर मैं कहूँ आपसे कि समग्रता में आप हिंदी थिएटर की स्थिति किस रूप में देखती हैं? अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो बाहर की, मतलब टोटल। हाँ, नहीं, थिएटर तो देखिए किसी भाषा का मोहताज नहीं है। थिएटर तो हमारे हिंदुस्तान में थिएटर की स्थिति एक बार देखने में भले लगता है कि कहीं कमजोर हो रही है। कमजोर होती तो ये विधा कब की खत्म हो गई होती, और ये विधा हजारों वर्ष पुरानी है। रंगमंच तो स्थिति हमेशा अपनी मजबूती बनाता ही गया है। और रंगमंच हमेशा ये दरअसल क्या ना, ये संक्रमण का रोग है। रंगमंच एक तरह से वायरस एक तरह का, वो एक से दूसरे में संक्रमित होता है। यानी मेरे से अभी तक कम से कम कई लोगों में यह संक्रमण फैल चुका है। तो जब ये संक्रमण फैलने वाला है तो आप मानकर चलिए कि ये नाटक और रंगमंच, इसकी स्थिति हमेशा से मजबूत रहेगी। दुश्वारियां आती हैं, दुश्वारियां अर्थ को लेकर आती हैं, पैसों को लेकर आती हैं, कभी दर्शकों को लेकर आ सकती है, आती है। तो वो तो हर क्षेत्र में है, हर काम में है। आप डॉक्टर हैं, कभी हो सकता है कि जो नए डॉक्टर बनकर आते हैं या बहुत पुराने डॉक्टर भी हो जाएं, तो देखेंगे किसी किसी को तो इतने पेशेंट मिलते हैं कि उसके सांस लेने की फुर्सत नहीं, और कोई बेचारा चेंबर खोलकर ही बैठा रह जाता है। तो दुश्वारियां हर जगह थी। लेकिन रंगमंच अपनी मजबूत अवस्था में जब नाट्य शास्त्र लिखा गया उसी दिन से है। और हमारे यहाँ इसकी स्थिति मजबूत है। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि जैसे एक तो पहली बात तो नुक्कड़ नाटक आजकल जो है वो लगभग नहीं हो रहे हैं, पहली बात। जी। और हो भी रहे हैं तो वो सरकारों के जो एजेंडे उनको लेकर के हो, प्रायोजित परिवार नियोजन का है। जी। और पर्यावरण को है, पर्यावरण। दूसरा ये है कि मतलब हॉल बुक कराना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत पैसे वहां पर लगते हैं। मतलब कई जगहों पर तो 30,000, 40,000, 50,000 लोग। देखिए एक जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं हमेशा कहती हूँ कि रंगमंच पर किसी भी चाय की दुकान पर बैठकर अड्डा करना और विमर्श करना और बहस करना बहुत आसान है, वहां कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन रंगमंच अपना एक ग्रुप बनाकर ग्रुप को चलाना, क्योंकि ग्रुप को चलाने का मतलब होता है कि आप हर रोज रिहर्सल कर रहे हैं। एक रिहर्सल अगर 10 आर्टिस्ट भी आपके पास है तो उनके चाय और नाश्ते का बंदोबस्त आपको करना होता है। जहां आप रिहर्सल कर रहे हैं उसका किराया देना होता है। बहुत कम खर्च भी करेंगे और बहुत कम भी आप रिहर्सल की रूम का किराया देंगे। आज की तारीख में तो 300 से 400 पर दिन हर रोज के किराए, और 10 आर्टिस्टों का मिलाकर कम से कम 200 रुपए का चाय नाश्ता, 600 रुपए आपको हर दिन का ये खर्च करना है। फिर आपका आने जाने का किराया, कुल मिला के आपको 700 से 800 रुपए एक दिन में खर्च करने हैं। फिर नाटक जब आप करते जाते हैं तो अब उस नाटक की तैयारी के लिए आपको कॉस्ट्यूम है, म्यूजिक है, लाइट है, प्रॉप्स है,
वो हजारों के खर्च शुरू होंगे। फिर हॉल की बुकिंग होती है कि नाटक का टेक्निकल रिहर्सल करना है, कम से कम 4-5 दिन टेक्निकल रिहर्सल करना, वो एक लंबा खर्च। एक नाटक को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 लाख, बहुत कम करेंगे, बहुत छोटे बजट में अगर हम जाएंगे कि हमने किसी प्रोफेशनल को नहीं लिया तो 1 लाख रुपए तो खर्च होने ही होने, बगैर 1 लाख के आपका नाटक नहीं हो सकता। और आपने जहां उसमें 2-4 प्रोफेशनल को जोड़ दिया तो कम से कम 3 से 4 लाख। उसके बाद तो बजट आप जितना बढ़ाइए बढ़ाते चले जाइए, ये कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। कैसे होगा? सरकारें मौजूदा स्थिति में तो और भी थोड़ा सा खराब हाल हुआ है। सरकारें नाटकों पर वो खर्च नहीं करती, उनके लिए ये बेकार है, शायद मुझे लगता है। अच्छा, नृत्य और संगीत के साथ ये परेशानी नहीं आती। उनके शोज हिंदुस्तान के बाहर भी आईसीसीआर बहुत ज्यादा करवाती है। हमारे यहाँ के जितने जोनल सेंटर हैं, ईस्टर्न जोनल सेंटर हो, वेस्टर्न जोनल सेंटर हो, जितने 8 जोनल सेंटर है भारत सरकार के, ये नृत्य और संगीत इसके शो तो बहुत करवा लेते हैं। नाटकों की जगह वहां पर भी नहीं होती। तो नाटक, रंगमंच और उसके शोज को लेकर ना हर जगह से कटौती हर जगह मार है। और नाटक और रंगमंच अगर जिंदा है तो वो सिर्फ जज्बे पर है, करने वाले के जज्बे पर है। और मैंने आपसे यही इसीलिए कहा कि जिस दिन नाट्य शास्त्र लिखा गया उसी दिन से रंगमंच मजबूत हुआ, क्योंकि हर 100 में 10 आदमी को ये संक्रमण का रोग लग जाता है और वो अपने जज्बे पे करता है। लोग हमें कहते हैं कि क्या जरूरत है, जब नाटक से कमा नहीं रहे हो तो नाटक पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा कर्ज में रहती हूँ, लेकिन नाटक तो करना है। तो ये जज्बे की बात है। जज्बा जिसमें है वो मर्द धरकर बहुत छोटे लेवल पे कर लेगा। अगर उसका अपना कहीं कुछ अच्छी पहचान हुई, उसको अच्छे लोग मिल गए समर्थन देने वाले, तो उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, डोनेशंस मिल जाएंगी, तो वो थोड़ा सा बड़े रूप का काम कर देगा। ये सिर्फ एकदम एकमात्र जज्बे पर चलने वाली विधा है। यहाँ पर आप जितना क्लासिकल हो जाइए, आपके पास कहीं की डिग्री हो जाए, एनएसडी से निकलने वाले लोग, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से निकलने वाले लोग, क्या वजह है कि ज्यादातर सब बॉम्बे चले जाते हैं? क्योंकि वहां पे कमाई है। रंगमंच में तो कमाई नहीं है। कमाई हो तब तो वो रंगमंच करेंगे। कमाई पैसे के लिए, खर्च आपके 1 रुपए ना, आप एक पैसा कमा नहीं रहे, लेकिन 1 रुपए आपको खर्च, आपको हर वक्त जेब में 1 रुपए आपकी होना चाहिए, तब आप रंगमंच कर सकते हैं। तो इसीलिए एनएसडी से लोग निकलकर वहां चले जाते हैं। आपके पास कोई डिग्री आपके काम नहीं आएगी अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कि आपको अपना थिएटर ग्रुप चलाना है और थिएटर ग्रुप के लिए जैसे भी हो आपको इंतजाम करना है। मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ। अभी जिन हालातों में हम रह रहे हैं, सारे ग्रुप बंद हैं। कब ये खुलेगा हमें नहीं पता, हम कब रिहर्सल कर पाएंगे हमें ये भी नहीं पता। ये साल तो कब नहीं होगा ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि दिसंबर तक कोई रिहर्सल नहीं, कोई शो नहीं। अब मेरे आर्टिस्टों के बारे में कौन सोचेगा? सब परेशान हो रहे। हमारी आदत है शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक थिएटर करने की आदत है। 6 बजे सारे लोग रिहर्सल रूम में पहुंच जाते। 5 बजे से हमारा दिमाग की जो मशीन है ना, वो एंटीना रिहर्सल रूम की तरफ बार बार हमें धकेलता है रिहर्सल का टाइम, और हमने सारे काम को अरेंज करके 5 बजे से हम अरेंज करना शुरू कर देते हैं कि 6 बजे हमें रिहर्सल रूम में पहुंचना है। दौड़ते भागते पहुंचते हैं, 9, साढ़े 9, 10 तक हम रिहर्सल करते हैं। हर शाम को अभी हमें वही तकलीफ होती है, बल्कि पैर को पकड़ के रखना पड़ता है। हम मेरे सारे आर्टिस्ट बड़े परेशान, क्या होगा मैम, क्या होगा सर। हर शाम हम उनके साथ बैठते हैं, हम जूम पर अड्डेबाजी करते हैं, उनके साथ में कविता पाठ की बात करती हूँ, कहानी पाठ। हम लगातार अभी और 2 कहानियों पर मैं काम कर रही हूँ। एक तो असमुरारी नरेंद्र मिश्र जी का एक व्यंग है बेशरम का फूल, और मोहन राकेश की कहानी मंदी। इस पे मेरे आर्टिस्ट रोज पाठ करके उसको मुझे भेज रहे, वीडियो बना के भेज रहे। इसको फिर मेरा बेटा उसको एडिट करके कंपाइल करेगा और उसको हम डालेंगे। और आप देखेंगे लगातार लिटिल थिएस्पियन में मेरे आर्टिस्टों की काव्य पाठ और ये लगातार चल रहा है। तो इस कोरोना में अवसाद से बचने के लिए, मतलब कि जो बेरोजगार हुए, जो हालत मजदूरों की हुई है, दरअसल वो हालत हम कलाकारों की भी हुई। बस फर्क इतना है कि हम अपने घर में ही हैं और वो अपने घर में नहीं थे, घरों की तरफ लौट रहे थे। हमें कहीं लौटना नहीं है, हमें लेकिन लौटना है अपनी रिहर्सल प्लेस की ओर, और उसके लिए हम बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम लौटना चाहते हैं अपने रिहर्सल में। लेकिन चूंकि ये स्थिति किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन
हम मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है एक निर्देशक नाट्य संस्था चलाने के साथ साथ एक इंसान होने के नाते या फिर एक बोले माँ होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने आर्टिस्टों को अवसाद से बचाऊं। तो ये भावना जो ग्रुप चलाता है सिर्फ उसके अंदर हो सकती है। पैसा कमाने के लिए जहां मैं ग्रुप चलाने की बात सोचूंगी तो वो फिर मेरा रंगमंच नहीं रह जाएगा, वो व्यवसाय हो जाएगा। और व्यवसाय में मेरा कलाकार जिंदा रह रहा है कि मर रहा है, फिर वो जो प्रोड्यूसर होता है उससे उसका लेना देना नहीं रह जाता। रंगमंच का मतलब हो गया आपके अंदर जज्बा है, आप थिएटर कर पाएंगे, आप नाटक कर पाएंगे भूखे रहकर। आज भी हम भूखे रह के नाटक कर पाएंगे, कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रंगमंच हमेशा मजबूत रहेगा जब तक ये मेरे से 10 लोगों में, उन 10 लोगों से और 10 लोगों में ये फैलता रहेगा, हमेशा मजबूत रहेगा। जैसे आपने तो एक अपना अल्टरनेट खोजा हुआ है कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग बना करके आप डाल लोगों को आपने कह रखा है ना? जी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ छोटे छोटे नाटक लिखे जाएं कुछ उसी कंसेप्ट के लिए जूम के जरिए करवा सकते हैं और फिर उनको कंपाइल करके एक एडिट करके एक ये कर रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। सोचा इस पर आपने? जी एकदम, हम ये भी कर रहे हैं और मैं तो अपने आर्टिस्टों को इसके लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। देखिए दरअसल नाट्य लेखन जो है ना ये बहुत कठिन विधा है, बहुत कठिन विधा है। कहानी कविता हम जब चाहे और जब से फेसबुक का है तब से तो कविता लिखना और भी आसान हो गया। आजकल तो कविताओं की भरमार हो गई है, इसलिए मुझे कभी कभी खुद को भी संदेह होता है कि मैं कविता लिख रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि वो फेसबुक क्या कविता होती जा रही है। तो मैं बड़ा संभलती हूँ, अपने आप को रोकती हूँ, मैं फेसबुक पे जाने से रोकती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लेखनी फेसबुक क्या हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि फेसबुक पे जो लिखा जा रहा है वो खराब है, लेकिन पहले लोग ठहरते थे, एक रचना लिखकर सोचते थे, इसलिए एक रचना का मेल दूसरी रचना से नहीं होता था। अभी आप देखेंगे कि ना 8-10 रचनाएं एक जैसी लगने लगती हैं और वो खुद भी भूल जाते हैं कि अच्छा ये कौन सा शब्द किस कविता में था। अभी हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेखन के दौड़ में हम शामिल हो रहे हैं। लेकिन नाट्य लेखन एकदम अलग है। आप देखेंगे कि हमारे देश के जितने भी प्रसिद्ध नाट्यकार रहे हैं बहुत कम नाटक लिख पाए, कोई 5 या कोई 6 या 7 ऐसे पूरी जिंदगी। क्यों? एक नाटक को पकने में ही बरसों लग जाते हैं दिमाग। मैंने ये जो रेंगती परछाइयां लिखा, ये मेरे दिमाग में कब से पक रहा था। उसके बाद 6 महीने मैंने रिहर्सल वर्कशॉप की अपने आर्टिस्टों को लेकर, खासतौर से फीमेल आर्टिस्टों को लेकर। उस वर्कशॉप में कई बिंदुओं को लेकर ना, अच्छा ये करो, अच्छा ये सोचो, अच्छा तुम बताओ तुम अगर ऐसा करती तो क्या करती। कितने वक्त 6 महीने लगातार मैंने अपने फीमेल आर्टिस्ट को लेकर वर्कशॉप किया और तब फिर मैं इस नाटक को लिखती चली गई। दूसरा नाटक भी जब लिखा तो उसकी मेरी कई पांडुलिपियां मैं लिखती गई, बदलती गई और वो बदलाव होता रहता है। अभी तक मैं अपना मूल नाटक 3 लिख पाई हूँ, तीसरा भी लिख ही रही। चौखट जो है वो अंत के लिए बाकी पड़ा, पूरा नाटक हो गया है। कुछ बस नाटक पूरा लिखा जा चुका, लेकिन वो अभी सेकंड थॉट में चल रहा है। बाकी 2 नाटक जो है वो मैंने कृष्ण चंद्र और इन पर अमृता प्रीतम को लेकर लिखा था। तो वो मैं मूल रचना होते हुए भी मैं खुद उसको मौलिक उस तरह से नहीं मानती, लेकिन आप उसको मौलिक कह सकते हैं। लेकिन एकदम मौलिक जो मैंने 3 नाटक लिखे वो कितने बरसों में लिखे मैंने। नाटक लिखना बहुत मुश्किल है, वो समय मांगता है। अमृता प्रीतम और कृष्णचंद्र का जैसे थोड़ा मुझे बताइए क्या है मतलब? ये मैंने, आप देखेंगे लम्हों की मुलाकात जो है वो कृष्णचंद्र की, मैंने कृष्णचंद्र को बहुत पढ़ा था तो उनकी कई कहानियां पढ़ी। और दरअसल ये दोनों हमारे देश के बहुत बड़े निर्देशक और नाट्य अभिनेता, आप जानते हैं नाम उनका, मुश्ताक काक।
उनके कहने पर ही मैंने लिखा था कृष्ण चंद्र पे। उन्होंने कहा कि मोमा जी कुछ कहानी को मुझे करके दीजिए तैयार। तो मैंने उनकी सारी कहानियां पढ़ी। तो उनकी 2 कहानियां है ना, मुझे आज तक वो 2 कहानियां मुझे उनकी पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण चंद्र मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो 2 कहानियां मुझे बहुत पसंद आई। और वो स्त्री और प्रेम को लेकर थी दोनों कहानियां। और दोनों ना, मुझे लगा इन दोनों कहानियों को लेकर मैं एक नाटक तैयार कर सकती हूँ। मैंने उन दोनों कहानियों का प्लॉट लिया और दोनों प्लॉट को एक कर दिया। दोनों प्लॉट डिफरेंट है। एक में स्त्री अपने प्रेमी का इंतजार सारी उम्र करती है और प्रेमी कहीं चला जाता है और उसे लगता है कि जब वो बीच में बार लौट कर आता है और वो अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखता है तो उसको लगता है कि वो किसी और की साथ शादी कर चुकी, जबकि वो अपने भाई से बात कर रही होती है। और प्रेमी लौट जाता है और बुढ़ापे में अपने पोता पोतियों के साथ जब उस रास्ते से गुजर रहा होता है, उस घर पे नजर पड़ती है, रोक नहीं पाता। वो अंदर जाता है, देखता है एक बुढ़ी औरत है खाट पर और बच्चे अंदर में खेल रहे हैं, तो उसको लगा उसके पोता पोती होंगे जैसे उसके हैं। तो जब उसको देखती है और उसे बोलती है तो वो बताती है कि वो तो उसके इंतजार में आज तक। तो बोला कि वो मैं जब आया तुमको देखा, मैंने बोला कि नहीं वो तो मेरा भाई था। और दूसरी कहानी में है कि एक लड़की है जो खूबसूरत नहीं है, उसकी शादी नहीं होती। एक लड़का देखने जब आता है और दूसरे दिन लड़के वाले ना का कहलवा देते कि लड़की पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़का उस लड़के की इमेज को वो लड़की अपने अंदर उतार लेती है और वो उसको हेलुसिनेशन होता है। उसको लगता है कि उसकी शादी उससे हो गई, उसके साथ ही समय गुजार रही है, उसके साथ वो लड़का है, उसके साथ घंटों बात करती है और वो सिंदूर लगाती है। वो अपने आप को शादीशुदा मानती है कि उसके साथ उसकी शादी हो गई है। वो हेलुसिनेशन में है और एक दिन अचानक वो जिस दफ्तर में काम करती होती है वहां पे एक नया अधिकारी आता है। कई साल गुजर गए हैं और वो उसका वही लड़का होता है जो उसको नाक कर दिया था। और वो नहीं समझ पाती। लड़का उसको कहता कि ये तो तुम ही हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इनकार कर दिया। मैंने एक सुंदर लड़के से शादी की और कुछ साल बाद उसने मुझे ठुकरा दिया, तुम मुझे अपना लो। और वो ऑफिस से दौड़ती हुई जाती है, भागती है। वो कहती कि नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे घृणा है, तुमसे नफरत है। मैं तो अपने उस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगा था, मुझे पसंद आया था। वो अपने उस हेलुसिनेशन को तोड़ना नहीं चाहती, उस लड़के को छोड़कर ठुकरा के वो चली जाती है। इन 2 कहानियों को जोड़ा मैंने। अद्भुत नाटक बना है। इसके कई शोज हुए, मुश्ताक साहब के निर्देशन में बहुत सारे शोज हुए। उसी तरीके से मैंने भीगी औरतें अमृता प्रीतम की कविता और कहानी को लेकर उनकी 5 कहानियां मैंने पढ़ी। अमृता प्रीतम मुझे बहुत अंदर में है। मेरी अमृता प्रीतम पूरा पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, वो मेरे अंदर है। तो मैंने उनकी स्त्रियों को लिया, उनकी कविता और कहानियों की स्त्रियों को लेकर किया। मैंने प्लॉट नहीं लिया, मैंने उनकी कहानियों में आई स्त्रियों को लेकर अमृता प्रीतम की स्त्रियां क्या कहती हैं, और इसलिए मैंने नाम दिया भीगी औरतें। उसको लेकर, उनकी कविताओं को लेकर अलग ढंग से इस नाटक को, इसका मैंने आलेख तैयार किया कि अगर आप जब पढ़ेंगे तो स्त्री दूसरे ही रूप में नजर आएगी आपको। मतलब कि लम्हों की मुलाकात में भी एक अलग रूप है स्त्रियों का। स्त्री विमर्श का मतलब ये कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने ना मेरा मानना है स्त्री का सच सिर्फ वही नहीं होता जो दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो हमें कहा जाता है, या जो हम पर थोपा जाता है कि ये स्त्री का सच, या फिर उस सच को बताने के लिए उसको खूबसूरत आवरणों में लपेट कर जो हमें जब बताया जाता है कि ये है स्त्री का सच, वो नहीं होता। मेरा कहना है कि हर स्त्री एक अलग है, उसके अरमान अलग है, उसकी अभिलाषाएं अलग है। वो हर स्त्री, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, छोटी बच्ची से लेकर एक वृद्ध औरत तक, सबका अपना एक स्पेस है। हर कोई अपने लिए स्पेस चाहती है अपने तरीके से। जैसा मैं जीती हूँ, मेरी तरह ही दूसरी औरत नहीं जी सकती। वो अपने तरीके से जीना चाहेगी, उसके अपने अरमान होगी। तो ना मैं हमेशा ना
जब मैं स्त्रियों से बात करती हूँ तो मैं उनको बड़ा टटोलती हूँ, अलग अलग ढंग से टटोलने की कोशिश करती हूँ, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि हर बच्चे से लेकर एक वृद्धा अपने संघर्ष को लेकर कभी सोई पड़ी है, कभी वो लाचार है, कभी किसी की बाट जो रही है, कभी किसी का मुंह ताक रही है, कभी लड़ने के लिए उठ रही है। इसी रूप में मुझे कभी कोई एकदम खड़ी हो गई मजबूती से, हर रूप में मुझे स्त्री जब नजर आती है तो कभी मुझे लगता है कि कोई आत्मलाप कर रही है, कोई फंतासी में है। तो मुझे स्त्रियों के अलग रूप नजर आते। तब मुझे लगता है स्त्री विमर्श का मतलब ये नहीं होता कि मैं हमेशा ये कहूं स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ, नहीं। स्त्री विमर्श इससे बहुत अलग हटकर है। स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ या स्त्रियों ने स्त्रियों पर अत्याचार किया, ये स्त्री विमर्श का मुद्दा नहीं हो सकता। स्त्री विमर्श के मुद्दे इससे अलग हटकर होंगे। उनकी आकांक्षाओं को, उनके अभिलाषाओं को लेकर, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को लेकर बात जब की जाएगी तब हमारी स्त्री विमर्श की बात होगी। तो मैं इसी तरीके से अपने नाटकों में, अपनी कविताओं या कहानियों में, कहेंगे कि मेरी कहानियां भी मूलतः कहानियों में सारे पात्र स्त्रियां ही होती हैं मुख्य रूप से। कविताओं में भी मुख्य रूप से स्त्रियां पात्र बनकर आती हैं मेरे। और औरत की डायरी से तो आप देखेंगे कि वो पूरी औरत की डायरी, नाम ही औरत की डायरी, तो वो औरत उमा हो सकती है, वो सीमा हो सकती है, वो रुखसाना हो सकती है, वो मैरी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वो किसी भी स्त्री के विश्वास के टूटने का, उसके जुड़ने का, उसके द्वंद का, उसकी पीड़ा का लेखा जोखा। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका दर्द है ना, वो एक स्त्री से होते हुए दूसरी स्त्री में जा रहा है, दूसरे से होते हुए तीसरी स्त्री में जा रहा है। जो घटना आज इसके साथ घटी है, ठीक उसी प्रकार की घटना किसी और के साथ, किसी और जगह, किसी और तारीख में घटी। घटनाएं लगभग एक जैसी होती हैं, घटती हैं, वो किसी के साथ भी, कहीं पर, किसी स्थान पर भी। तो मैंने इनको समझने की कोशिश की। इनको लेकर मैं मेरे यहाँ नाटकों में भी जब मैं काम करती हूँ तो मैं इसी तरह से अपने कलाकारों को भी समझने की कोशिश करती हूँ, अपने और खासतौर से महिला कलाकारों को तो विशेष कर, और उसी अनुसार में उनको, उनके साथ मेरा बर्ताव या व्यवहार होता है, उनके साथ मेरा काम होता है। तो दरअसल मैं कहूँ तो ये मेरा स्वभाव शायद ऐसा है कि मेरे हर चीज में मेरे ये सारे भाव, ये मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन मुझे जो मिलता है, ये मेरी हर चीज पर हावी रहता है। तो ऐसे ही लिखती हूँ मैं ये कह रहा था कि चलिए, बहुत अच्छी बात आप कर रही थी। मैं बस एक ही चीज कह रहा था जी, कि आप स्त्रियों के बारे में काफी आप सोचती हैं, उनके बारे में आपने लिखा भी है ना? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आप जब हंसती हैं तो बहुत खुल के हंसती हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत कम औरतों को बहुत खुल के हंसते हुए देखा है। मैं अपनी हंसी के लिए बदनाम हूँ। मेरी आवाज मेरे मोहल्ले में गूंजती है, और मेरी आवाज की वजह से शायद मेरा मोहल्ला भी स्पंदित होता रहता है। इसका मतलब मैंने सही मतलब जी 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 जी। तो अब आपके दो कविताएं जो हैं वो हम सुनना चाहेंगे। जी जरूर। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। एक कविता मैं सुनाती हूँ। सच वही नहीं होता, सच सिर्फ वही कहाँ होता है, शब्दों में घुलकर जो हमारी कविता में बहता है। कुछ तो अक्षरों को छू ही नहीं पाते हैं, कुछ स्पंदित होने से डरते हैं, कुछ जन्मने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ आंखों में जमकर रह जाते हैं। हर शब्द का कोई अर्थ कहाँ होता है, सच हमेशा सच जैसा कहाँ होता है। बादलों का सच शहर के रोमांस में नहीं होता,
उनका सच खेतों की छाती में दफन रहता है। सच हमेशा धरती का हरा भरा होना नहीं होता। ठोठ उसका कहीं किसी कोने में तड़पता रहता है। बादल का सच हमेशा पेड़ कहाँ होता है। सच हमेशा सच जैसा कहाँ होता है। जैसे बंद पिंजरे का स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता, बहती हवा का सच आजाद होना नहीं होता। जैसे प्रायोजित झूठ कभी सच नहीं होता। खुली आंखों में पोसे गए सपनों का आधार नहीं होता। रोटी में दिखता चांद अब चांद कहाँ होता है। सच हमेशा सच जैसा कहाँ होता है। संसद से सड़क तक ऐलान हुआ है साथी सुनो। संसद से सड़क तक ऐलान हुआ है साथी सुनो। कत्ल एक हादसा और हादसा एक साजिश होता है। घोषित भीड़ की प्रतिक्रिया क्रिया का फल होगा। माने गए द्रोहियों के सच का कोई मोल नहीं होता। मरने वालों का सच इंसान का सच कहाँ होता है। सच सिर्फ वही कहाँ होता है शब्दों में खुलकर जो हमारी रगों में बहता है। शब्दों में घुलकर जो हमारी कविता में बहता है। सच सिर्फ वही नहीं होता है। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत आभार। और एक छोटी सी कविता, मुक्ति का मार्ग। तुम न देह हो न मन न बुद्धि हो न भावना। वो हो ही नहीं जो शब्द तुम्हें गढ़ते हैं। तुम आकाश हो जिसके बिंदु में ये धरती, ये समंदर, ये ग्रह नक्षत्र तारे, ये आकाश गंगाएं और ये सौर मंडल सब खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर सभी जीव, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ तुम्हारी बाहों में तुम्हारे स्नेह से सिक्त होते जाते हैं। तुम मुझसे करे मेरे अंदर नम आंखों पे अंकित नर्म बोसों का एक भीगा सा एहसास हो। तुम मेरी मुक्ति का मार्ग हो। हाँ, तुम मेरी मुक्ति का मार्ग हो। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी कविता है और बहुत गहरी। थैंक यू सो मच। उमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे मेरे दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा और आपके मंच पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप इसी तरह से लिखती रहें, इसी तरह से रंगमंच को समृद्ध करती रहें और सबसे बड़ी बात, इसी तरह खुलकर हंसते रहें। ये तो आपने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। यही मेरी पूंजी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।